नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बायोलॉजी के वन लाइनर्स में। यहाँ हम 100 वन लाइनर्स रोज डिस्कस करते हैं, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वन लाइनर्स की। पहला सवाल है कि जो क्वारंटीन रेगुलेशंस हैं ये किस चीज़ से संबंधित होते हैं। तो क्वारंटीन अभी तो आप सब जानते होंगे, क्वारंटीन और आइसोलेशन ये टर्म्स काफ़ी सुनी होंगी। तो ये रिलेटेड होते हैं कोई भी डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए, उसके प्रवेश की रोकथाम के लिए क्वारंटीन रेगुलेशन को अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्वारंटीन रेगुलेशन है ये किस तरह के डिजीज़ेस के लिए आप यूज़ करेंगे। तो ये हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के लिए, संक्रामक रोगों के लिए। अगर कोई रोग है वो संक्रामक ही नहीं है तो फिर तो क्वारंटीन रेगुलेशन का कोई मतलब ही नहीं है। आप ही देखिए, अगर कोरोना जो है कोविड-19 एक कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होता तो वहाँ पे फिर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती क्वारंटीन रेगुलेशन की। जिसको डिजीज़ हो गया है उसी को रहेगी, क्योंकि वो ट्रांसमिट तो होगी नहीं। बट ऐसा नहीं है। फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉर्पस्कल्स, जो आपका ब्लड है, ब्लड में से अगर आप फ्लूइड पार्ट हटा देते हो, यानी कि अगर आपने प्लाज्मा रिमूव कर दिया है ब्लड से और उसके साथ साथ ब्लड कॉर्पस्कल्स को भी रिमूव करें, तो जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज नोन एज सीरम। ठीक है, सीरम के अंदर मेनली एंटीबॉडीज वगैरह और बाकी आपके जो पार्ट्स हैं वो आएंगे। राइप ग्रेप्स जो हैं उसके अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है। तो किसी भी फ्रूट की बात करी जाए तो उनमें जो शुगर प्रेजेंट होगी दैट विल बी फ्रक्टोज। नेक्स्ट इज MRI की फुल फॉर्म क्या है। MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेटिक से यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, यहाँ पे कुछ तरह की रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है, रेडियो वेव्स को भी यूज़ किया जाता है। सो MRI इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और MRI की तरह ही एक स्कैन का एक और मेथड है जो थोड़ा और मॉडिफाइड है, दैट इज CT स्कैन। CT स्कैन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ठीक है, तो ये इजी फुल फॉर्म है, डे टू डे लाइफ में ये टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। तो मे बी आपसे पूछा जाए USG का मतलब होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी और सोनोग्राफी दोनों सेम ही चीज़ हैं ऑलमोस्ट। एमनियोसेंटेसिस एक मेथड है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस जो है ये यूज़ किया जाता है जो बेबी जिसका जन्म अभी नहीं हुआ है उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने के लिए, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस से हम क्या कर सकते हैं, जो क्रोमोसोमल पैटर्न है उसका पता लगा सकते हैं बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड से। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है उनके बारे में बता सकते हैं तो फिर तो आप ये भी बता सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है वो XX है या XY है। इन शॉर्ट हम ये भी बता सकते हैं कि जो चाइल्ड है वो एक गर्ल है या एक बॉय है। इसीलिए ये जो टेक्निक थी एमनियोसेंटेसिस की, इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया था इंडिया में। इसीलिए एमनियोसेंटेसिस एट प्रेजेंट हर जगह पे मतलब नहीं की जा सकती। कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स है वहीं पे एमनियोसेंटेसिस हो सकती है। तो एमनियोसेंटेसिस को मिसयूज कहाँ पे किया गया था, डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ बेबी। और यहाँ पे फिर अगर गर्ल चाइल्ड होता था तो इट लेड टू फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, तो इस वजह से एमनियोसेंटेसिस एट प्रेजेंट जो है सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक के फॉर्म में यूज़ नहीं की जा सकती है। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट जो है, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू अगर आप पता करो या एमनियोसेंटेसिस के थ्रू, तो ये दोनों ही क्या है, ये बैंड है इंडिया के अंदर। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है MRI, ये टेस्ट के अंदर हम एक तो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। सबसे पहला मैग्नेटिक से हम क्या याद रखेंगे, दैट मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और सेकेंड यहाँ पे रेडियो वेव्स जो है उनको यूज़ किया जाता है। और यहाँ से आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लिवर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स, उनको ईजिली देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या है, वो साइंस जहाँ पे हम दांतों के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ टीथ, वो साइंस जहाँ पे डील किया जाता है टीथ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, टीथ के बारे में, दांतों के बारे में जहाँ पढ़ा जाता है, दैट इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। अगला सवाल देखिए, द स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स मतलब आपकी जो बॉडी के अंदर की तरफ ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लाइक स्प्लीन हो गया आपका, लिवर है, किडनीज हैं या कोई ग्लैंड्स हैं, इन सब की स्टडी जो है। एंजियोलॉजी जो टर्म है ये तो सर्कुलेशन से रिलेटेड है, एंजियोलॉजी नहीं होगा यहाँ पे, दिस विल बी एनाटमी। ओके, सॉरी। एंजियोलॉजी की अगर बात करी जाए तो एंजियोलॉजी रिलेटेड होता है आपके सर्कुलेशन से रिलेटेड, जो भी अगर आप यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की स्टडी अगर करते हो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, सो दैट कम्स अंडर एंजियोलॉजी। एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, उनकी स्टडी को कहा जाता है पैलेंटोलॉजी। क्या कहा जाता है, पैलेंटोलॉजी। जैसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके कौन से हैं, डायनासोर। डायनासोर्स जो हैं, ऐसा माना जाता है कि जो प्रेजेंट डे बर्ड्स हैं उनके एंसेस्टर्स हुआ करते थे। क्यों, क्योंकि डायनासोर्स कहाँ पे क्लासिफाइड थे, रेप्टाइल्स के मेंबर थे डायनासोर्स, और उसके साथ साथ ये फ्लाई भी कर सकते थे।
और रेप्टाइल्स के बाद में किसका फॉर्मेशन हुआ, बर्ड्स का, एवीज का फॉर्मेशन हुआ, और एवीज भी क्या, फ्लाई कर सकते हैं। इसीलिए जो डायनासोर्स हैं, डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रेजेंट डे बर्ड्स आप देखते हो, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, दे आर डायनासोर्स। ओके। अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कहाँ पे, जो ये क्या करता है, सॉइल के अंदर बहुत सारी इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से ये उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, मैन्योर रिच बना देता है सॉइल को। सो इस वजह से इट इज़ नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। ऑस्ट्रिच जो है, ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है। किस तरह का बर्ड है ये, एक फ्लाइटलेस, यानी कि इसके अंदर विंग्स अगर हैं तो भी ये फ्लाइट नहीं कर पाएगा, उड़ान नहीं भर पाता है। उसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो द टॉलेस्ट बर्ड। किस तरह का बर्ड है, ऑस्ट्रिच इज द टॉलेस्ट बर्ड। जितने भी आपके एवीज हैं उसके अंदर जो बर्ड्स क्लासिफाइड हैं वहाँ पे ऑस्ट्रिच इज द टॉलेस्ट बर्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 1 सेकेंड। ओके, द टर्म जीन, जीन जो टर्म थी किसने कॉइन करी थी, जीन टर्म वाज कॉइन्ड बाय W.L. जॉहनसन। इन्होंने जब जीन की टर्म दी थी उससे पहले जो है जीन को किसी और नाम से जाना जाता था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीन टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय W.L. जॉहनसन। क्रोकोडाइल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स होती हैं, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो ये है कि क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि एक एक्सेप्शन है रेप्टिलिया के लिए। ओके, 4 चैम्बर। प्रोटीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ग्रोथ के लिए, बच्चों के लिए अप टू द एज ऑफ 14, क्योंकि जो चाइल्ड है उनकी ग्रोथ की एज होती है उनकी प्यूबर्टी तक, या प्यूबर्टी शुरू होने से पहले, या फिर उस टाइम तक चलती रहती है एडोलेसेंस से पहले। सो उस टाइम पे उनको बॉडी बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उनकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, उनकी बोन्स में रेगुलरली चेंज होती रहते हैं। सो दैट्स वाई प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए चिल्ड्रंस की डाइट का, बच्चों की डाइट का, चाइल्ड डाइट का। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ग्लैंड्स तो प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट दे डू नॉट सीक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट नहीं किया जाता है। स्टडी ऑफ अ न्यूबॉर्न अप टू द एज ऑफ 3 मंथ्स, एक न्यूबॉर्न है उसके पैदा न्यूली बॉर्न से लेकर के 3 मंथ्स तक के बारे में अगर कुछ भी आप स्टडी करते हो उसके बारे में, सो दैट कम्स अंडर द फील्ड ऑफ नियोनेटोलॉजी। नियोनेट होता है बॉर्न, अगर बॉर्न डेट से 3 मंथ्स तक की एज को हम नियोनेट कहते हैं, और उसकी स्टडी विल बी नियोनेटोलॉजी। जो GM फूड है ये यूज़ किया जाता है यहाँ पे। GM का क्या मतलब है, GM यहाँ पे, GM स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड। ओके, यहाँ पे GM फूड की जगह आपको GM क्रॉप्स पूछा जा सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स GMO पूछा जा सकता है। हर जगह पे GM का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, गुड मॉर्निंग नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ओके, ग्रीन प्लांट्स आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। हाँ, ग्रीन हाउस गैसेज ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। उसके अलावा भी अगर हम देखना चाहें तो नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन है, ये भी रिलीज होते हैं ग्रीन प्लांट से। सो देयरफॉर ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कॉज करते हैं। ह्यूमन स्किन का जो कलर है वो कौन से मटेरियल या कौन से कंपोनेंट की वजह से होता है, मेलानिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से ह्यूमन स्किन का कलर जो है वो होता है। और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है एंजाइम से रिलेटेड, एल्बिनिज्म उस डिसीज़ को बोला जाता है, जिनके अंदर क्या होता है, मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं होता है और इस वजह से उनकी स्किन एकदम वाइट होती है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, दैट डिसीज इज नोन एज एल्बिनिज्म। जॉन्डिस जो है, जॉन्डिस एक सिम्टम है कौन से डिजीज़ का, लिवर की डिजीज़ का एक सिम्टम है जॉन्डिस। नेक्स्ट इज कैफीन, पाइपरीन एंड निकोटीन। ये तीनों किसके प्रोडक्ट्स हैं, ये तीनों प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। कैफीन जो कॉफ़ी का प्रोडक्ट होता है, कॉफ़ी के अंदर जो मेन कंस्टिट्यूएंट है दैट इज कैफीन। निकोटीन टोबैको का प्रोडक्ट है। तो ये सारे ऑब्टेन कहाँ से किए जाते हैं, प्लांट से, देयरफॉर दे आर प्लांट प्रोडक्ट्स। लोटस जो है, लोटस नेशनल फ्लावर है इंडिया का, ये हम सब जानते हैं। येलो फीवर जो है, येलो फीवर का ट्रांसमिशन जो है एनाफिलीज मॉस्किटो से होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ कौन सा होगा, एनाफिलीज। अगर आप वेजिटेबल्स जो हैं उनको, अगर जो पील्ड वेजिटेबल्स हैं जिनके साथ छिलका होता है, अगर उनको आप वॉश कर देते हो पील्ड वेजिटेबल्स को, तो उसमें क्या हो जाता है, विटामिन सी जो है, विटामिन सी रिमूव हो जाता है उन वेजिटेबल्स में से, ठीक है। तो जो पील है, वेजिटेबल का कवर है, उसके अंदर विटामिन सी की जो मात्रा प्रेजेंट होती है वो निकल जाएगी।
स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीनेशन है उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है उसके अंदर वीकेंड जर्म्स, जो वीक किए गए जर्म्स हैं वो इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। वीकेंड जर्म से क्या जो है एडवांटेज मिलने वाला है वो ये है कि ये जो वीकेंड जर्म्स हैं ये जिस भी बॉडी में जाएंगे उसके अंदर डिसीज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनके जाने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी और एंटीबॉडीज फॉर्म करेगी, और ये एंटीबॉडीज जो है ये फाइट करने के काम में आएगी जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तब। एक मैन है उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो वो कौन कौन से रंग देख सकता है। कलर ब्लाइंडनेस वाले जो लोग होते हैं वो यूजुअली रेड और ग्रीन के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये रेड और ग्रीन होता है मोस्ट कॉमनली, तो ये येलो और इस तरह के कलर्स जो हैं बाकी वो देख सकते हैं। रेड भी कभी कभी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमेशा रेड और ग्रीन वाली कलर ब्लाइंडनेस ही उनमें प्रेजेंट हो। Next question is, according to WHO, the bird flu virus cannot be transmitted through cooked food beyond 70 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो बर्ड फ्लू वायरस है वो जो है कुक अगर अच्छे से पका हुआ फूड नहीं होता है तो उससे ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन अगर आपने खाने को 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर पकाया है तो बर्ड फ्लू वायरस जो है उसके ट्रांसमिट होने के चांसेस नहीं होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। अब देखिए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये बार बार आपको आएगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ में ही चेंज होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जा रहा है तो उनका टेम्परेचर भी उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगा और विंटर सीजन्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो हैं उनके अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। नेक्स्ट इज व्हेन अ पर्सन इज वॉकिंग इन ब्राइट सनलाइट। जब देखिए आप बहुत ज़्यादा रोशनी में चल रहे होते फिर आप अचानक से एक डार्क रूम में एंटर कर रहे होते हो तो आपको कुछ सेकंड्स के लिए कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ब्राइट सनलाइट में चल रहे होते हो तो आपके प्यूपिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेटेड होते हैं, ठीक है। प्यूपिल्स जो है वो कम डायलेटेड होते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते इतनी ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट हमारी आंखों में एंटर करे क्योंकि वो डैमेजिंग हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप एक अंधेरे रूम में जाओगे, डार्क रूम में जाओगे, प्यूपिल को ज़्यादा डायलेट होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे रोशनी बहुत कम है, तो हमें अपना प्यूपिल का साइज जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट हमारे रेटिना तक पहुँच सके। और ये जो चेंज है प्यूपिल का एकदम छोटे साइज से लेकर के थोड़ा डायलेट होना यानी साइज में इंक्रीज करना, इसको थोड़े टाइम की ज़रूरत होती है। इस वजह से कुछ सेकेंड्स के लिए आपको कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो इसका यही आंसर होगा कि आइरिस जो है वो डायलेट नहीं कर पाता है प्यूपिल को एकदम से जैसे आप एंटर करें तो इमीडिएटली ये चेंज नहीं हो पाता, कुछ सेकंड्स का टाइम इसे लगता है। ह्यूमन क्लोनिंग जो है ब्रिटेन के अंदर परमिटेड है और ये भी रिसर्च के पर्पस के लिए परमिटेड है, ठीक है। हेपेटाइटिस किस तरह की डिजीज है? हेपेटाइटिस एक वायरल फॉर्म ऑफ डिजीज है, एक वायरस से कॉज होता है ये और उस वायरस को हम हेपेटाइटिस वायरस के नाम से जानते हैं। डॉली जो है ये दुनिया का सबसे पहला क्लोन्ड एनिमल था और डॉली जो है वो क्या थी? डॉली एक शीप थी, ठीक है, एक भेड़ थी। मम्स एक डिजीज है, मम्स होती है वायरल डिजीज, वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होती है मम्स, ठीक है। गोबर गैस का मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन है? गोबर गैस में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, सबसे ज़्यादा पार्ट जो होता है वो किसका होता है? मीथेन गैस का होता है। और गोबर गैस को बनाने के लिए हम यूजुअली किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? हम यूजुअली यहाँ पे गोबर गैस, यहाँ पे टर्म की यूज़ करिए, यहाँ पे गोबर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर काउडंग केक्स का यूज़ किया जाता है और उसके साथ साथ में बाकी वेस्ट को भी इसमें यूज़ किया जा सकता है, ओके। और ये जो गैस है इसको इजीली आप अपने किचन्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो आपके एलपीजी वगैरह की जगह पे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं और रिमेनिंग जो आपका जो पार्ट है जो आपने ऐड किया था गोबर और उसके साथ में बाकी इम्प्योरिटी बाकी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स थे उन सबको आप खाद की तरह यूज़ कर सकते हो। डिफेक्ट्स ऑफ आई की अगर हम बात करें तो शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो मायोपिया जो है, मायोपिया को ही शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से जाना जाता है। तो मायोपिया के अंदर क्या होता है? दूर की चीज़ें हमें साफ दिखाई नहीं देती हैं लेकिन पास के विजन में कोई भी चेंज नहीं होता है। एक कलर ब्लाइंड पर्सन है तो वो उसको कलर ब्लाइंड क्यों बोला जाता है? तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी कलर नहीं देख पाता है, तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड इसलिए बोला गया है क्योंकि वो कुछ कलर ऐसे होते हैं जिनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा होता है? जो रेन वाटर है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, लेकिन स्टिल रेन वाटर के अंदर भी आपने एसिड रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो जो इनिशियल कुछ जो बारिशें होती हैं, फर्स्ट रेन यूजुअली, उसको तो हम नहीं बोल सकते कि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। उसके अलावा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर हम किसे मेंशन करेंगे? रेन वाटर को।
3 गैसेस यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। ये किस तरह की गैसेस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक ही ग्रीन हाउस गैस भी है, उसके अलावा ये एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा ओजोन लेयर की थिकनेस जो है वो उतनी ही कम होती जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड हम सब जानते हैं एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है। उसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड और मीथेन की थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी कि ये दोनों भी किस तरह की गैसेस हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ये तीनों गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हरित गृह गैस के उदाहरण हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग सिल्क वॉर्म्स एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम, सिल्क वॉर्म को पालना और उसके बाद में वहाँ से सिल्क जो ऑब्टेन करना है उनसे, ये पूरी प्रोसेस जो है ये क्या कहलाती है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, अगला देखिए, ऐसा कौन सा सिल्क वॉर्म की कौन सी वैरायटी है जिसको सबसे ज़्यादा जिसके बारे में सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया है और जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो वाइडली यूज़ इसका क्या है? सिल्क फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे एक वैरायटी है सिल्क वॉर्म की जो कि है बॉम्बिक्स मोराई। तो ये बॉम्बिक्स मोरी जो है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाने वाली जो सिल्क वॉर्म की वैरायटी है सिल्क बनाने के लिए वो यही होती है। अब एक प्लांट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेरीकल्चर के अंदर और वो होता है मलबरी। ऐसा क्यों? क्योंकि मलबरी जो है इस प्लांट के ऊपर से ही न्यूट्रिशन मिलता है सिल्क वॉर्म को और जहाँ से फाइनली कोकून्स का फॉर्मेशन होता है और लावा का फॉर्मेशन, लावा के बाहर कोकून होता है और वहाँ से सिल्क का फॉर्मेशन होता है। वो पूरी प्रोसेस आप देख लें, बट जो प्लांट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो होगा मलबरी। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सप्लाई ऑफ सिल्क, सिल्क का सबसे बड़ा निर्माता, उत्पादक और आपूर्तिकर्ता कौन है? सबसे पहले पे आता है चाइना और चाइना के बाद में आता है इंडिया, सेकंड पे आएगा इंडिया। ओके, अगला देखिए, थोड़ी बात अब कोरोना वायरस की भी कर लेते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज उस पर भी बनते हैं, मे बी आपसे पूछा जाए। पहला केस जो है नोवेल कोरोना वायरस का, ये कहाँ आइडेंटिफाई किया गया था? पहला केस आइडेंटिफाई किया गया था वुहान के अंदर, जो कि चाइना के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, तो कोविड-19 जो नाम है इसको बाद में दिया गया था, पहले इसे नोवेल कोरोना वायरस कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला देखिए, WHO ने इसको कोविड-19 का नाम कब दिया था? इसको दिया था फरवरी के अंदर, 11 फरवरी 2020। ठीक है, उसके बाद में कोरोना वायरस को इस तरह का नाम क्यों दिया गया? कोरोना ही क्यों बोला इसको? क्योंकि कोरोना का मतलब जो होता है वो क्राउन से रिलेटेड है और इसकी जो अपीयरेंस है वो क्राउन जैसी होती है। इसमें क्राउन की तरह के इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं, तो इनको देख के ऐसे लगता है कि जैसे ये मुकुट हो, कोई क्राउन हो। ठीक है, इसीलिए इसे बोला गया है कोरोना वायरस। WHO ने कोविड-19 को एक ग्लोबल पैंडेमिक कब डिक्लेयर किया था? मार्च में डिक्लेयर किया था। तो 11 फरवरी को तो कोविड-19 नाम दिया गया था और 11 मार्च को ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर किया था। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है कोरोना वायरस का? कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 14 दिन। और अब ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है अगर वायरस इन्फेक्ट कर चुका है आपको, तो उस इन्फेक्शन से लेकर के जो सिम्टम अपीयर होने तक का टाइम है वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम 14 डे हो सकता है और 2 दिन भी हो सकता है। ठीक है, कौन से टेस्ट हैं जिनको यूज़ किया जाता है कोविड-19 के डिटेक्शन में? 2 टेस्ट हैं जिनको यूज़ किया जाता है। RT-PCR यूज़ किया जाता है। RT-PCR क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और दूसरा है एंटीबॉडी टेस्ट। RT-PCR क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि ये वायरस जो है इसका जेनेटिक मटीरियल क्या है? RNA। जो कोरोना वायरस है, अगर आपसे पूछा जाए कि उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल है RNA। कोरोना के अंदर कौन से जोन्स ऐसे हैं जिनको हॉट स्पॉट्स की तरह देखा गया है? कोरोना के अंदर जो रेड जोन्स हैं, अभी देखिए थोड़े टाइम पहले जोन्स में क्लासिफाई किया गया था, रेड जोन था, ऑरेंज एंड ग्रीन था, तो उसमें जो रेड जोन है उनको हॉट स्पॉट की तरह देखा गया, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो कोरोना के पाए गए हैं उस दौरान। जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हैं जो कोरोना वायरस के लिए बताए गए हैं हैंड वॉश के लिए, उसमें कितना इथेनॉल कंटेंट होना चाहिए? तो देखिए, घरेलू यूज़ के लिए अगर आप साबुन और पानी से अच्छी तरह से हाथ धोएंगे, दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। खाना खाने से पहले या फिर किसी भी जगह जाके आने के बाद या कोई भी आप वस्तु छू रहे हैं उसके बाद में। लेकिन ये जो है हेल्थ वर्कर्स जो हैं, आपके हेल्थ केयर सेटिंग्स में काम करने वाले लोग जो हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस, कंपाउंडर्स, असिस्टेंट्स, इन सब के लिए CDC ने CDC एक इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उसने बोला है कि 60 से 95% अल्कोहल कंटेंट होना ज़रूरी है। जो भी हैंड वॉश है उनके अंदर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब होने चाहिए। वो RT-PCR जो टेस्ट यूज़ किया गया है उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, PCR का हम जानते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
डीएनए जो है, डीएनए टेस्ट, जो कि डीएनए टेस्ट आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, किसने डिस्कवर किया था इसको? डॉक्टर एलेक जेफरी ने इसको डिस्कवर किया था। एड्स जो है वो किस 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 पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड हो सकता है? एड्स जो है एक इन्फेक्टेड मदर अगर है, इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस को, उसके भ्रूण को ट्रांसफर हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी अगर फैल सकता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि जो ड्रग यूजर्स होते हैं, इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स, जो सिरिंजेस डायरेक्टली अपने जो आर्टरीज हैं उनके अंदर पोक कर देते हैं, तो उनके अंदर भी अगर सिरिंजेस को शेयर किया जाता है और अगर उनमें से कोई इन्फेक्टेड है तो वहाँ पे भी एड्स स्प्रेड हो सकता है। एंड बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स, इससे भी क्या है, एड्स स्प्रेड हो सकता है। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जिनसे कि एड्स ट्रांसमिट हो सकता है। कॉपर की टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है कॉपर मेटल की, तो इससे क्या होगा, उससे लिवर सिरोसिस हो सकता है, जो कि एक लिवर रिलेटेड डिजीज है। यहाँ पे क्या होगा, कोलेजन फाइबर्स का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाएगा, जो जानना हमें ज़रूरी नहीं है। द थिंग इम्पॉर्टेंट हियर इज टॉक्सिसिटी ऑफ कॉपर मेटल कॉजेज लिवर सिरोसिस। अगर कोई ब्लड वेसल है, उसकी रेडियस जो है उसको डिक्रीज कर दिया जाए तो उसके ब्लड प्रेशर को क्या होगा, रेडियस अगर आपने डिक्रीज करी है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन द ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड टू एज, कहीं भी किसी भी आपका ऑर्गन है, कोई भी बॉडी का पार्ट है, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उसको जाना जाता है इस्चीमिया के नाम से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हम सब जानते हैं एनर्जी का सोर्स है हमारी बॉडी में। सबसे पहले एनर्जी ऑब्टेन के लिए के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ किया जाता है बॉडी के द्वारा। बट उसके अलावा आपको बताना है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी और कौन है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी उसके अलावा है फैट्स। और वैसे देखा जाए तो एनर्जी रिलीज जो है वो फैट्स के अंदर सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। लेप्रोसी बैसिलस जो है, लेप्रोसी बैसिलस से कौन सी डिजीज़ होती है, लेप्रोसी डिजीज़ होती है, जिसमें कूबर्ट जिसे बोलते हैं दैट। ये किसने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था हैंसन ने। इस वजह से जो लेप्रोसी बैक्टीरिया उसको हैंसन बैक्टीरिया या हैंसन बैसिलस भी बोला जाता है, ठीक है। और लेप्रोसी अगेन क्या है, लेप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से, ये एक अगेन बैक्टीरियल डिजीज है। एक मेडिसिन आपको बतानी है जो कि प्रमोट करती है सीक्रेशन ऑफ यूरिन को, यूरिन का जो सीक्रेशन है उसको बढ़ावा देती है। इन जो दवाइयाँ हैं, इन मेडिसिन को हम बोलते हैं डाईयूरेटिक्स। अनीमिया के अंदर क्या होता है, अनीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है आपकी बॉडी में वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्लेग जो है, प्लेग का यूजुअली मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, प्लेग जो है वो एयर रूट से स्प्रेड होता है और ऐसी डिजीजेस को एयर बॉर्न डिजीजेस भी बोलते हैं। एयर बॉर्न डिजीजेस यानी कि ये हवा के माध्यम से स्प्रेड हुई हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर कॉमन कोल्ड देखोगे तो कॉमन कोल्ड भी एयरबॉर्न डिजीज़ है एक तरह का। या फिर आपके लंग्स से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है वो मेनली किस तरह की होती है, एयरबॉर्न होती हैं। सीरियल्स जो हैं, जो आपके अनाज हैं, वो रिच सोर्स किसके होते हैं, वो स्टार्च के रिच सोर्सेज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल पॉक्स को कॉज कौन करता है, स्मॉल पॉक्स कॉज होता है वेरियोला वायरस की वजह से, ये एक वायरल डिजीज़ है। एनिमल्स लिविंग इन द ट्री ट्रंक्स, वो एनिमल्स जो कि ट्री ट्रंक्स के अंदर रहते हैं, पेड़ की शाखाओं पे रहते हैं, दे आर नोन एज आर्बोरियल, ठीक है। राइट आंसर विल बी आर्बोरियल और वृक्षवासी। द आरबीसीज एग्लूटिनेट टू अ पर्सन हु रिसीव्स, अगर किसी में भी रॉन्ग तरह का ब्लड, गलत तरह का ब्लड अगर चढ़ा दिया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, तो उस टाइम जो रिसिपिएंट है, जिसने ब्लड रिसीव किया है, उसकी सारी की सारी आरबीसीज जो हैं एग्लूटिनेट हो सकती हैं। एग्लूटिनेट मतलब वो सब एक दूसरे के चिपक जाती हैं और दैट इज़ नॉट वेरी हेल्दी फॉर दैट पर्सन। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है और जो ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर भी, जो ब्लड बैंक के अंदर जो बैग्स होते हैं उसके ऊपर मेंशन्ड होता है कि किस तरह का वो ब्लड है। NIS की फुल फॉर्म क्या है, NIS इज नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। जो टीकाकरण के लिए जो स्केड्यूल फॉलो किया जाता है कि कितने टाइम पे कौन सा इम्यूनाइजेशन करना है चाइल्ड के लिए, उसको हम बोलते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। अगर कोई पर्सन है गन शॉट इंजरी का, उसकी बॉडी से अगर सारी बुलेट्स रिमूव नहीं करी गई हैं तो उसके अंदर क्या होगा, पॉइजनिंग हो सकती है लेड की, क्योंकि जो बुलेट्स होती है उनके ऊपर लेड की एक कोटिंग प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए गन शॉट इंजरी अगर किसी में है तो उसमें सारी बुलेट्स को रिमूव करना एसेंशियल है।
एक स्नेक का नाम यहाँ पे दिया गया, दैट इज रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर जो है एक सांप है विच इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल स्किन। ये लेकिन इसका इतना ज़्यादा जो है मिसयूज़ किया गया है इसकी ब्यूटिफुल स्किन होने की वजह से कि एट प्रेजेंट जो है रसल्स वाइपर एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंदर क्लासिफाइड है, यानी कि ये विलुप्त हो चुका है। ओके, नेक्स्ट इज जापान वॉज द फर्स्ट कंट्री दैट लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट, और वो भी किस फील्ड के अंदर, ग्रीन हाउस गैसेस को देखने के लिए। यानी कि वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च करी हुई हैं, बट ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में और जानकारी के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनके लेवल्स को देखने के लिए सबसे पहले जापान वो कंट्री है जिसने पहला सैटेलाइट जो है उसके लिए भेजा है। द कलर ऑफ द आई का जो कलर है वो डिपेंड करता है आइरिस के अंदर कैसा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, और आइरिस के पिगमेंट्स हमारे पास में 6 तरह के होते हैं, जैसे कि एम्बर है, ब्लू है, ब्राउन, ग्रे, ग्रीन, हेजल और रेड। ये अलग अलग तरह के पिगमेंटेशंस जो है वो आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके आई का जो कलर है वो होता है। नेक्स्ट इज होल ग्रेन सीरियल्स और पल्सेस जो होती है ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। होल ग्रेन का मतलब क्या है, जिनके अंदर जो बाहर का कवर प्रेजेंट होता है, जो भी आपकी पल्सेस और सीरियल्स हैं उसको रिमूव नहीं किया जाता है। जब इनको रिमूव कर दिया जाता है तो इन्हीं ग्रेन्स को हम पॉलिश्ड, जैसे कि पॉलिश्ड राइस आपने सुना होगा, उसके अंदर क्या होता है, उसकी बाहर की जो लेयर है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जो कि एक अच्छा सोर्स होता है थायमीन का। ठीक है, तो अगर आप उसे रिमूव नहीं करोगे, होल ग्रेन को एज इट इज खा लोगे, सो दैट इज मोर न्यूट्रिशियस। द एबिलिटी ऑफ आई टू सी इन डार्क, अंधेरे के अंदर जो भी हमारी क्षमता है देखने की, ये किस पिगमेंट की वजह से होती है। आँख के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट है दैट इज रेटिनिन, जिसको पर्पल पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी वजह से ही हम रात के टाइम पे देख पाते हैं। द एनिमल विच कैन टॉलरेट द मोस्ट समर हीट, सबसे ज़्यादा हीट टॉलरेंट, समर हीट टॉलरेंट एनिमल कौन सा है, दैट इज गोट। ओके, अकॉर्डिंग टू द डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन की एवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो जिराफ की लॉन्ग नेक्स हैं उनके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, उनका अटेम्प्ट ये रहा है कि वो और ऊंचाई वाले जो लीव्स हैं उनको खाएं, और इस अटेम्प्ट के अंदर उनकी जो नेक है उसके अंदर फिर कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं। ओके, वेल्स किस तरह की होती हैं, वेल्स जो है ये आपकी क्लासिफाइड होती है मैमल्स के अंदर ही, और मैमल्स जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स ही होते हैं। ठीक है, तो जितने भी मैमल्स आपसे पूछे जाएं, चाहे वो वेल्स के बारे में पूछें या फिर ह्यूमन बींग्स के बारे में पूछें, वो सारे के सारे कैसे होंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर मेनटेन रखते हैं। बर्ड्स का जो वॉइस बॉक्स होता है, ध्वनि कोष्ठ होता है, उसको सिरिंग्स के नाम से जाना जाता है, और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है उसको लैरिंग्स के नाम से जाना जाता है। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन है अर्थ के ऊपर, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है ऑस्ट्रिच। तो टॉलेस्ट भी ऑस्ट्रिच है, लार्जेस्ट भी ऑस्ट्रिच है, और ये एक फ्लाइटलेस बर्ड का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब लेट मी नो कि पेंगुइन जो है क्या वो एक बर्ड की कैटेगरी में आता है, और अगर आता है तो ठीक है, क्या वो फ्लाइटलेस है या नहीं है, एंड अगर नहीं आता है तो कौन सी कैटेगरी के अंदर पेंगुइन को क्लासिफाई किया गया है, प्लीज लेट मी नो। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का अगर आपको एग्जाम्पल बताना हो तो इजीली हम एक्वेरियम बता सकते हैं। ठीक है, एक्वेरियम जहाँ पे हम घर में, वो यूजुअली आपने देखा होगा होटल्स वगैरह में कांच के एक डब्बे के अंदर मछलियाँ और अलग अलग तरह के एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं। वाइट लंग डिजीजेस जो है ये पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और उसके अलावा कोल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के अंदर भी बहुत पाई जाती है। एग्जाम्पल बताना है आपको एक फॉल्स फ्रूट का, तो फॉल्स फ्रूट की डेफिनेशन में और उनमें हम नहीं जाएंगे डायरेक्टली। लेट अस रिमेंबर कि फॉल्स फ्रूट का एक एग्जाम्पल जो कॉमनली हमारे आसपास है दैट इज एप्पल। कॉड, इसको कॉड को COD नहीं पढ़ना है, इट इज़ नॉट कैश ऑन डिलीवरी। कॉड एक फिश का नाम है, और उसके लिवर से एक ऑयल ऑब्टेन किया जाता है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं। तो आप जब विटामिन पढ़ोगे उसके अंदर अगर आप पढ़ते हो कि सोर्सेज ऑफ विटामिन कौन कौन से, तो उसमें कॉड लिवर ऑयल जो है ये आपको कई सारे विटामिन में मेंशन किया जाएगा। तो कॉड जो है एक्चुअली क्या है, ये एक फिश की वेराइटी है। ओके, नेक्स्ट इज अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम थ्रू। बहुत सारे एक जैसे प्लांट अगर आपको बनाने हैं बहुत ही कम समय में, तो उसके लिए टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, टिश्यू कल्चर टेक्निक। लुकेमिया और ब्लड कैंसर, हम जानते हैं ब्लड कैंसर को लुकेमिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी WBCs हैं ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में बढ़ जाती है, अब नॉर्मली इनके अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। हनी बी का जो पॉइजन होता है वो किस तरह का होता है, हनी बी का जो पॉइजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ओके,
बर्ड्स विच स्विम इन वाटर हैव, जो वाटर के अंदर जो बर्ड्स स्विम करती हैं उनके अंदर देखिए यूजुअली क्या होता है, जो बर्ड्स हैं उनके पैर इस तरह के होते हैं, लेकिन जो बर्ड्स वाटर में स्विम करती हैं उनके अंदर क्या होता है, इनके बीच में इस तरह से वेबिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो वेबिंग है ये इनको हेल्प करती है स्विमिंग के लिए, क्योंकि अगर यहाँ से डायरेक्टली वाटर पीछे की तरफ रिलीज हो जाएगा तो ये वाटर के ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएंगी आगे मूव करने के लिए, बट ये वेबिंग की वजह से क्या होगा, ये टोटल एरिया जो है वो इतना ज़्यादा हो चुका है और अब ये ईजिली आगे की तरफ मूव कर जाएंगी। ठीक है, तो वेब्ड फीड, जालीदार फीड जो है वो किसके अंदर होते हैं, जो एक्वाटिक या फिर जो पानी के अंदर स्विम करने वाली बर्ड्स होती हैं उनके अंदर। द टॉलेस्ट एंड थिकेस्ट टाइप ऑफ ग्रास कौन सा है, बैम्बू जो है एक तरह की सबसे लंबी और सबसे मोटी घास होती है। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये डेफिनेशन है, इट इज नोन एज ब्रेलिंग। वेन्स जो है लीव्स के अंदर देखिए, कभी भी अगर आपने डायग्राम भी अगर लीफ का बनाया होगा तो इस तरह से हमेशा ये लाइन्स जरूर बनाई होंगी बीच के अंदर। ये क्या होती हैं, इनको एक्चुअली जो है एक लीफ की वेन्स बोला जाता है। ठीक है, और ये वेन्स क्या करती हैं, हमारे अंदर वेन्स क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, तो लीव्स में भी क्या करेंगी, ट्रांसपोर्ट का काम करेंगी। वेन्स जो है जो लीव्स के अंदर देखने को मिलती है, सॉरी ट्रांसपिरेशन, पानी उड़ाने का कार्य इनका नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। जो भी वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है लीफ तक या फिर फूड मटेरियल्स का जो भी ट्रांसपोर्ट है वो सारा होता है वेन्स के थ्रू। ठीक है, फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, बायोगैस के लिए हम किस तरह के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, हम एनिमल वेस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, बायोगैस ही है, गोबर गैस को ही बायोगैस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जैसे हिंदी में यहाँ पे गोबर गैस से पता चल रहा है कि काउ डंग केक्स या फिर डंग केक्स यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं, तो एनिमल वेस्ट जो है यूजुअली यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। कोलंबिया लीविया, ये किसका साइंटिफिक नेम है, कोलंबिया लीविया जो है पीजन का साइंटिफिक नेम है। तो कुछ कुछ साइंटिफिक नेम्स आपको पता होने चाहिए कॉमन ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, कोलंबिया लीविया इज फॉर पीजन। बर्ड्स के अंदर जो बोन्स होती हैं उनकी एक स्पेशल फीचर होता है, वो किस तरह की होती है, न्यूमैटिक होती है, यानी कि वो हॉलो बोल सकते हो आप उनको कि खोखली होती है बीच से। तो ये इसको किस तरह से हेल्प करेंगी, उड़ने में हेल्प करेंगी। हॉलो होंगी तो क्या होगा, जो बर्ड का वेट होगा वो कम होगा, और बर्ड का वेट कम होगा तो वो उसको उड़ने में हेल्प करेंगी। ओके, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन से सब्सटेंस से प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फैट्स के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के कंपैरिजन में। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के जो मेथड्स हैं उनके अंदर किस चीज़ को यूज़ नहीं किया जाता है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में किसी भी तरह के केमिकल को यूज़ नहीं किया जाता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई मेन्योर है तो उसमें भी केमिकल मेन्योर का यूज़ ना करके डायरेक्टली जैसे गोबर गैस से अगर हम जो मेन्योर बना रहे हैं उसका यूज़ किया जा सकता है। तो पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का प्रयोग जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल में नहीं किया जाता है। Okay, so these were the questions for today. Thank you and have a nice day.